नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला में आज हमारे विषय पावर सिस्टम में समझते हैं पीक और बेस लोड प्लांट्स के बारे में। इंडियन पावर सिस्टम में एनर्जी के 4 मेजर कंज्यूमर्स हैं। इंडस्ट्री का हिस्सा सबसे ज्यादा 41% है और सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली 3 शिफ्ट इंडस्ट्री अपना लोड पूरे 24 घंटे दिन में बरकरार रखती है। कुछ इंडस्ट्रियां 2 शिफ्ट में चलती हैं और कुछ इंडस्ट्रियां सिंगल शिफ्ट होती हैं, जिनके कारण यहाँ बीच के वर्किंग आवर्स में लोड में कुछ इंक्रीज आपको दिखती है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स दूसरे नंबर पे हमारी टोटल पावर का 1/4 पावर कंज्यूम करते हैं और इनकी मॉर्निंग की एक्टिविटीज और लेट इवनिंग में घर में जो एक्टिविटी है जिसमें लाइट और दूसरे लोड एक्टिवेट होते हैं, इसके कारण एग्रीगेट लोड में 2 पीकिंग इफेक्ट आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर लोड भी अच्छी अमाउंट का है और कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो ऑफिस आवर्स में चलती हैं और कुछ शाम को डोमेस्टिक जैसी नेचर में पीकिंग बनाती हैं, वो हो सकती हैं। तो एक टिपिकल लोड कर्व अगर आप देखें तो वो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डिमांड है वो दिन के समय में बदलती रहती है। एक ऐसी डिमांड है जो पीली हाईलाइट में हमने दिखाई है, जो पूरे दिन में कांस्टेंट मेंटेन रहती है और इस तरह की लोड डिमांड को हम बेस लोड कहते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में और इवनिंग में ये डिमांड का जो छोटे से ड्यूरेशन के लिए इंक्रीमेंट होता है, इसे हम पीक डिमांड कहते हैं। जो हमारा पीक लोड है वो डिमांड पे बेस होता है और ये टिपिकली 2 से 3 घंटे तक का छोटे ड्यूरेशन का होता है। पूरे दिन के 24 घंटे में पीक डिमांड 2 से 3 घंटे बस रहती है। इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर नहीं कर सकते और कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से हमें जनरेशन को मैनेज करना होता है, बैलेंस बनाकर रखना होता है। तो हम लोड की डिमांड के हिसाब से अपने जनरेटर की ऑपरेशनल लोड शेड्यूलिंग्स करते हैं। जरा विषय को समझते हैं। पावर सिस्टम में जो पावर डिमांड दिन में लगातार कांस्टेंट बनी रहती है, जैसी इस पीली हाईलाइट में दिखाई जा रही है, उसे हम बेस लोड कहते हैं। वो पावर प्लांट जो बेस लोड की पावर को कैटर करते हैं, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, जैसे हमारे हाइडल प्लांट या न्यूक्लियर प्लांट्स। कोल भी कंपैरेटिवली फ्यूल कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं रखता जितनी कि डीजल या गैस की है। इन प्लांट्स को ऐसा सक्षम होना चाहिए कि वो लंबे समय तक बिना मेंटेनेंस और दूसरी समस्याएं किए हुए काम कर सकें। इन्हें ऑपरेशन के लिए कम लोगों की आवश्यकता होनी चाहिए और इनकी रिपेयर जल्दी से भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक भी होनी चाहिए। जरा जानते हैं बेस लोड पावर प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। हमारे न्यूक्लियर और कोल पावर प्लांट्स हैं, इन्हें घंटों लग जाते हैं गर्म होने में और ऐसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आने में ताकि वो स्टडी स्टेट रूप से पावर आउटपुट निकाल सकें। तो ऐसी स्थितियों में वो पीक लोड के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। हमारी स्टीम टरबाइन लोअर लोड पे अगर 40% से कम अगर लोड है तो उसकी एफिशिएंसियां बहुत कम हो जाती हैं, तो इन्हें हम परिवर्तनशील कम लोड पे नहीं चला सकते हैं। कोल बॉयलर को अगर उसका लोड बहुत कम है तो उसे बहुत ज्यादा ऑयल का सपोर्ट भी अपने फायर को कंटिन्यू बनाने के लिए चाहिएगा। और हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लोड को हम अगर बदलते हैं तो ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम हो सकता है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो स्टडी कांस्टेंट लोड के लिए डिजायरेबल है। तो हम पाते हैं कि इन कारणों से न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन्हें उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के 60 से 100% के बीच में लगातार बेस लोड की रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करना उचित रहेगा, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को लगाना आसान है, लगाने में समय कम लगता है, इनिशियल लागत भी ज्यादा नहीं है और कोयला भी महंगा फ्यूल नहीं है। इसलिए हमारे टोटल पावर सिस्टम में थर्मल पावर प्लांट्स का एक मेजर शेयर है। टोटल सिस्टम की पावर जनरेशन में 57% शेयर थर्मल पावर प्लांट्स का है। वर्तमान में हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स का टोटल पावर में हिस्सा केवल 2% है। अगर यह हिस्सा 20% तक भी हो तो भी ये हमारे पावर सिस्टम के लिए एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती, क्योंकि हमारा बेस लोड और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक मैचिंग है और बेस लोड की अमाउंट ज्यादा है। हमारे डेली लोड कर्व में अर्ली मॉर्निंग जो एक छोटी पीक आती है और लेट इवनिंग आवर में शाम को 8 बजे के आसपास एक बड़ी सी पीक आती है। उन पावर डिमांड को मैच करने के लिए न्यूक्लियर और थर्मल प्लांट सुटेबल नहीं है। उनके लिए हमें ऐसे पावर प्लांट चाहिए जो कैपेबल हो जल्दी से शुरू होने में, सिंक्रोनाइज होने में और सिस्टम के लोड को पिकअप करने में। इनका लोड वेरिएशन के साथ रेस्पॉन्स बहुत क्विक होना चाहिए। ऐसे प्लांट्स को हम शुरू और स्टॉप कुछ ही मिनटों में कर लें और डिमांड की परिवर्तन के अनुसार इनका लोड भी बदल सकें, ऐसी आवश्यकता है हमारे पीक लोड पावर प्लांट्स में। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं या गैस टरबाइन के जो प्लांट्स हैं,
हैं वो किसी भी लोड पे चल सकते हैं। इनके लोड को हम बहुत तेजी से बदल सकते हैं कुछ ही मिनटों में, और ये कुछ ही मिनटों में 0% से 100% लोड के बीच में बदले जा सकते हैं। इनका स्टार्ट शुरू होने का समय कुछ ही मिनट्स है, इसलिए हम हाइडल और गैस टरबाइन प्लांट्स को हमारी जो लोड में पीक डिमांड्स है उन्हें कैटर करने के लिए पीक लोड पावर प्लांट्स के तौर पे यूज करते हैं। वर्तमान में इंडियन पावर सिस्टम में लगभग 13% शेयर हाइडल प्लांट्स का है और गैस पावर प्लांट का शेयर 7 से 8% के बीच में वेरी कर रहा है। यहाँ 1 2 3 4 पावर प्लांट के ऑपरेशन से संबंधित फैक्टर दिए गए हैं। उनमें से बेस लोड प्लांट के लिए कौन से फैक्टर मायने रखते? तो बेस लोड जो लगातार काम करते हुए बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, उनकी एफिशिएंसियां ज्यादा होनी चाहिए और वो लगातार रिलायबल तरीके से कम मेंटेनेंस की जरूरतों के साथ अवेलेबल होने चाहिए। उन्हें जल्दी शुरू बंद होना जरूरी नहीं है और उनकी अगर कैपिटल कॉस्ट भी ज्यादा है तो वो ज्यादा एनर्जी जो वो प्रोड्यूस करें उस पर डिस्ट्रीब्यूट होकर टोटल एनर्जी कॉस्ट को कम कर देगी। तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या रन ऑफ रिवर हाइडल प्लांट्स हैं या बड़े साइज के थर्मल प्लांट्स हैं, उन्हें हम बेस लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो ऑप्शन ए है वो बेस लोड की रिक्वायरमेंट को पूरी करने वाले फैक्टर्स को इंडिकेट कर रहा है। वहीं ये जो 3 नंबर और 4 नंबर फैक्टर है वो पीक लोड प्लांट के लिए उपयुक्त फैक्टर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन कौन सा है? जो हमारी ऑपरेटिंग रनिंग कॉस्ट है थर्मल पावर प्लांट की वो डीजल या गैस टरबाइन की तुलना में ज्यादा है। डीजल और गैस महंगे फ्यूल है और कोयला उतना महंगा फ्यूल नहीं है और रनिंग ऑपरेशनल कॉस्ट में सबसे बड़ा कंपोनेंट फ्यूल कॉस्ट है और थर्मल पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। जरा दूसरे स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। हाइडल पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट न्यूक्लियर प्लांट के कंपेरेबल है। सच बताएं तो ये हल्की कम है। न्यूक्लियर प्लांट में भी फ्यूल की बहुत कम मात्रा लगती है, इसलिए वहां भी रनिंग फ्यूल कॉस्ट को कम माना जाता है। लेकिन हाइडल प्लांट का पानी तो अगर रेंज के साथ हमारे डैम में स्टोरेज अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो वो फ्री अवेलेबल है, इसलिए हाइडल प्लांट की ऑपरेशनल रनिंग कॉस्ट सभी प्लांट में सबसे कम है और वो न्यूक्लियर प्लांट के कंपेरेबल है। थर्मल प्लांट की जो ऑपरेशन रनिंग कॉस्ट है वो निश्चित रूप से न्यूक्लियर प्लांट से ज्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल बहुत कम मात्रा में लगता है और कोयले की बहुत भारी मात्रा लगती है। और अगर हमारा थर्मल प्लांट कोल पिट हेड से काफी दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण हमारी ऑपरेशन रनिंग कॉस्ट थर्मल प्लांट की काफी ज्यादा हो जाएगी। जो आखिरी स्टेटमेंट है हमारे थर्मल प्लांट की ऑपरेटिंग रनिंग कॉस्ट हाइडल के कंपैरिजन में भी ज्यादा है, वो भी सही कथन है। तो जो पीडी हाईलाइट में हमने पहला कथन लिखा है वही गलत कथन है। तो आप देखेंगे कि ऑपरेशनल कॉस्ट में या रनिंग कॉस्ट में हाइडल प्लांट सबसे कम लागत के हैं, उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट का नंबर आता है, फिर थर्मल प्लांट है और डीजल और गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे महंगे प्लांट्स है। प्रश्न है पर मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी के लिहाज से कैपिटल कॉस्ट जो इंस्टॉलेशन में लगती है वो सबसे ज्यादा किस तरह के प्लांट की है? तो हमारे डीजल पावर प्लांट छोटी पावर रेटिंग्स में सबसे सस्ते पावर प्लांट है इंस्टॉलेशन कॉस्ट के लिहाज से। स्टीम पावर प्लांट का भी इरेक्शन और कमीशनिंग ज्यादा महंगा नहीं है तो इनकी लागतें भी कम है। हाइडल पावर प्लांट में बहुत ज्यादा एरिया में डैम और दूसरे मैसिव कंस्ट्रक्शंस करने होते हैं, बहुत सारा एरिया कैचमेंट में लेना होता है, तो इसकी कॉस्ट पर मेगावाट सबसे ज्यादा आती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, दूसरे जो कंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट है रिएक्टर के चारों तरफ शील्डिंग वगैरह है वो भी काफी महंगी है, तो इनकी कैपिटल कॉस्ट भी हाइडल प्लांट के कंपेरेबल है, लेकिन निश्चित रूप से उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि हाइड्रो पावर प्लांट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। तो हाइडल प्लांट पर मेगावाट सबसे महंगे हैं कैपिटल कॉस्ट में। न्यूक्लियर 2 नंबर पे है, स्टीम 3 नंबर पे है और डीजल 4 नंबर पे है। अगर हमारी पावर रेटिंग्स बढ़ जाती है और प्लांट 100 मेगावाट से ज्यादा बड़े साइज के होते हैं तो स्टीम पावर प्लांट कैपिटल कॉस्ट में सबसे सस्ते हो जाते हैं। प्रश्न है ऑपरेटिंग रनिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एनर्जी पर मेगावाट आवर किसकी सबसे कम है? तो जो हाइडल पावर प्लांट है जो फ्यूल के तौर पे पानी जो फ्री उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करते हैं, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ऑपरेटिंग पर्सनल भी कम चाहिए, तो इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो न्यूनतम है। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल बहुत थोड़ी मात्रा में लगता है इसलिए कॉस्ट कम है। स्टीम पावर प्लांट में कोयला एक सस्ता फ्यूल है लेकिन उसमें काफी मात्रा लगती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी है, तो ये हाइडल और न्यूक्लियर के कंपैरिजन में महंगा रनिंग कॉस्ट वाला प्लांट है। और डीजल और गैस टरबाइन सबसे महंगे रनिंग कॉस्ट वाले प्लांट है। कुछ और प्रश्न करने से पहले तीनों कन्वेंशनल थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं। हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल पर काम करते हैं और इनकी लोकेशन हम कहीं भी कर सकते हैं जहां कोयला, पानी और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर पानी उपलब्ध है तो हम कोयले को ट्रांसपोर्ट करके प्राप्त कर लेंगे और किसी भी लोड सेंटर के नजदीक हम थर्मल पावर प्लांट को लगा सकते हैं। कोल के स्टोरेज और दूसरे जो ऑक्सिलरी आइटम्स हैं हमारे टरबाइन, बॉयलर
बॉयलर, एश हैंडलिंग, उनके लिए हमें काफी बड़े स्पेस की जरूरत होती है। तो थर्मल पावर स्टेशन की स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी सबसे कम है, 30 से 32% मात्र। कोयले में जो थर्मल एनर्जी अवेलेबल है उसका 30-32% ही हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम फ्यूल में आमतौर पे मिडिल ग्रेड का कोयला ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें फर्नेस ऑयल का भी उपयोग करना पड़ता है। जो कोयले वाला फ्यूल है वो पूरी दुनिया में लगभग समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन कोयला लिमिटेड हो रहा है और ये रिन्यूएबल नहीं है, खत्म हो रहा है। किसी भी तेल या गैस की तुलना में कोयले के फ्यूल की लागत आज की तारीख में कम है, लेकिन भविष्य में जब कोयला कम हो जाएगा तो निश्चित है कि ये फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ने लगेगी। और ट्रांसपोर्टेशन जो कोयले का है वो काफी बड़ी लागत का हिस्सा है। इन प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट है इंस्टॉलेशंस की वो हाइडल, न्यूक्लियर दोनों से कम है, और बड़े पावर साइजेज में तो ये गैस टरबाइन और डीजल प्लांट से भी इनिशियल कॉस्ट में सस्ते पड़ते हैं। एक थर्मल प्लांट में मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए और बहुत ज्यादा स्किल्ड स्टाफ और इंजीनियर्स की जरूरत रहेगी, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट लोड सेंटर के करीब होता है। इसलिए जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट थर्मल प्लांट के केस में ज्यादा नहीं होती हैं, जैसे कि हाइडल प्लांट के केस में होती हैं। इन्हें जब हम शुरू करते हैं तो टोटल जो हमारी कैपेसिटी है उनका 10% ऑक्सिलरीज को पंप्स, फैंस, पल्वराइजिंग यूनिट्स, ब्लोवर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इनमें लग जाती है, और इनके स्टार्टिंग का टाइम भी काफी बड़ा है। घंटों लग जाते हैं एक कोल्ड कंडीशंस के थर्मल प्लांट को रनिंग टेम्परेचर और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रेडी करने में। इनके स्टैंड बाई लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। बॉयलर को हमें लगातार रेडी रखना पड़ेगा, भले ही हम कोई जनरेशन से आउटपुट ना ले रहे हों, तब भी जो बॉयलर को और टरबाइन को कंटिन्यूअस रन करने में जो एनर्जी लॉसेज हैं वो कंसिडरेबल हैं। थर्मल प्लांट का ऑपरेशन क्लीन नहीं है, बहुत ज्यादा स्मोक और ऐश प्रोड्यूस होती हैं। इसका जो पोल्यूशन है वो एयर में एसिड रेन्स की प्रॉब्लम्स कर देता है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हमारी टेम्परेचर राइज की सबसे बड़ी कारक है। एक थर्मल पावर प्लांट की लाइफ भी ज्यादा नहीं है, इसकी ऑपरेशन लाइफ 30 से 40 साल है, और पुराने थर्मल प्लांट उतने एफिशिएंट नहीं रहते जितने कि नए होते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हाई हेड पे जो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एक वाटर टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसे उन जगहों पर ही बनाया जा सकता है जहां पर बड़ी मात्रा में पानी को ऊंचाई पे हम रोककर डैम बना सकते हो। आमतौर पे हाई एल्टीट्यूड के हिली एरियाज में ही ये लोकेशन सुटेबल बैठती हैं, और एक हाइडल प्लांट के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है। एक बड़ा सा डैम हमें बनाना पड़ता है। हाइडल प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर में स्टोर्ड है उसका 85 से 90% हम फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं वो वाटर है, जो फ्री गिफ्ट है नेचर की। अगर अच्छा रेनफॉल है तो वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो हाइडल प्लांट को चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये अनरिलायबल, अनप्रेडिक्टेबल है। अगर रेनफॉल नहीं होता तो हमारा फ्यूल अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण हाइडल प्लांट का जनरेशन मुश्किल हो जाता है। एक हाइडल प्लांट की इरेक्शन की इनिशियल कॉस्ट जो डैम की कंस्ट्रक्शन है और दूसरे जो रिजर्वायर की डिजाइन रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली बना देती हैं इनकी। तो इनकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन रनिंग कॉस्ट सबसे कम है। मेंटेनेंस भी कम चाहिए, ऑपरेशन के लिए पर्सन भी बहुत कम चाहिए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जो लॉसेज हैं और लाइन की रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ी भारी है, क्योंकि आमतौर पे रिमोट हिली पोजीशन पे जहां हाइडल प्लांट्स होते हैं वहां से लोड सेंटर काफी दूर होते हैं। एक हाइडल प्लांट को स्टार्ट करने में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की वेस्टेज नहीं है। स्टार्टिंग टाइम बहुत ही कम है और इसे बहुत जल्दी ही स्टार्ट करके सिंक्रोनाइज करके पावर जनरेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। तो एक हाइडल प्लांट अगर पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है या रन ऑफ रिवर हाइडल प्लांट है तो उसे हम कम रनिंग कॉस्ट के कारण बेस लोड की जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वाटर उतना उपलब्ध नहीं है और हमें लोड की फ्लक्चुएशंस के साथ काम करने वाला एक पीक लोड डिमांड करने वाला प्लांट चाहिए तो भी हाइडल पावर प्लांट बेस्ट है। तो हाइड्रो प्लांट्स हैं वो बेस लोड और पीक लोड दोनों की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी कर सकते हैं। इनकी जो ऑपरेशन है वो बहुत क्लीन है, लेकिन जहां डैम बना है वहां मेरीन लाइफ अफेक्टेड होती है और डैम की लोकेशन पे अगर पहले से लोग रह रहे हैं तो उन्हें रीलोकेट करना पड़ता है। एक हाइडल प्लांट की ऑपरेटिंग लाइफ काफी ज्यादा है और समय के साथ इसकी एफिशिएंसी पे कोई बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं होता है। बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर की बजाय एक रिएक्टर हो जाता है, जिसमें थर्मोन्यूक्लियर फिशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे स्टीम बनाकर हम थर्मल प्लांट की भांति ही स्टीम टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। एक न्यूक्लियर प्लांट को रिलेटिवली कम स्पेस की रिक्वायरमेंट है। किसी भी समान कैपेसिटी का प्लांट थर्मल या हाइडल प्लांट की कंपैरिजन में स्पेस
बेस कम डिमांड करता है। इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी रिलेटिवली अच्छी है। फ्यूल के तौर पे हम यूरेनियम 235 या कोई दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव फ्यूल के डिपोजिशंस तो वर्ल्ड में काफी जगहों पर हैं, लेकिन फ्यूल को एनरिच करके एक रिएक्टर योग्य बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और वो टेक्नोलॉजी बहुत कम नेशंस के पास है, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल उतनी आसान नहीं है। फ्यूल ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी रीजन से एनरिच्ड यूरेनियम थोड़ा महंगा हो जाता है, लेकिन क्योंकि रिएक्टर में फ्यूल की मात्रा कम लगती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का मेजर कंसर्न नहीं है, तो जो ओवरऑल ऑपरेशनल फ्यूल कॉस्ट है वो थर्मल प्लांट की कंपैरिजन में काफी कम है। हालांकि हाइडल से थोड़ी सी ये कॉस्ट ज्यादा है, पर एक न्यूक्लियर प्लांट की रनिंग ऑपरेशन कॉस्ट और हाइडल प्लांट की रनिंग ऑपरेशन कॉस्ट कंपेरेबल कही जा सकती है। इन प्लांट्स में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जो रिएक्टर की स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, सेफ्टी के कंसर्न्स हैं, उसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती हैं और इन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्किल्ड इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। एक न्यूक्लियर प्लांट को भी लोड सेंटर के करीब बनाया जा सकता है, इसलिए इसमें पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट काफी कम है। एक न्यूक्लियर प्लांट को भी शुरू करने में काफी समय लग जाता है, तो ये तेजी से शुरू होने वाले पीक लोड डिमांड को पूरी करने वाले प्लांट्स नहीं है और इनमें लोड का फ्लक्चुएशन भी रिएक्टर के ऑपरेशंस को प्रभावित करता है, इसलिए इन्हें स्टडी लोड पे, कांस्टेंट लोड पे, बेस लोड की भांति इस्तेमाल करना पसंद किया जाता है। एक न्यूक्लियर प्लांट का ऑपरेशन क्लीन समझा जा सकता है अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज कर दिया जावे सेफली। तो आमतौर पर ऐसे रेडियो एक्टिव वेस्ट को पहले इनएक्टिव करने के लिए प्लांट में ही स्टोर किया जाता है और बाद में किसी जगह पे अंडरग्राउंड दबा दिया जाता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की लाइफ 40 से 60 साल हो सकती है, जो थर्मल प्लांट से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हाइडल प्लांट से कम है। सभी पावर प्लांट्स में हम किस प्रकार बेस और पीक लोड का लोकेशंस करते हैं उसकी एक समरी बना लेते हैं। जो हाइडल पावर प्लांट्स हैं वो दोनों बेस लोड और पीक लोड के ऑपरेशन के लिए सुटेबल हैं। अगर हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जैसे कोई रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है या डैम में रेन सीजन में काफी पानी स्टोरेज है, तो हम एक हाइडल प्लांट को लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होने के कारण फुल कैपेसिटी पे बेस लोड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉट की कंडीशंस है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो हमें पीक लोड के लिए हाइडल प्लांट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हम इसकी एक वैरायटी है पंप स्टोरेज प्लांट, इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम ऑफ पीक आवर में एक वाटर पंप से पानी को लो हेड से हाई हेड पे अपलिफ्ट कर देते हैं और जब हमारे पावर सिस्टम में पीक डिमांड आती है तो उस समय उसी हाई हेड के पानी को नीचे गिरा के हम पंप को जनरेटर बनाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं और इस तरह से हम लोड कर्व को इवन करके, पीकिंग को कम करके और डिप्स को भी कम करके लोड फैक्टर को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो पंप स्टोरेज प्लांट को इस हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है पीक लोड के लिए। एक स्टीम पावर प्लांट की टोटल जनरेशन कॉस्ट मिनिमम होगी अगर हम उसे ज्यादा लोड फैक्टर के साथ इस्तेमाल करें बेस लोड की भांति ही, लेकिन हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है वो फ्लक्चुएटिंग लोड्स के लिए भी कन्वीनियंट है, सुटेबल है, तो उसे मीडियम लोड्स के लिए हम पसंद करते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सिर्फ बेस लोड के लिए सुटेबल है, इसमें लोड का फ्लक्चुएशंस अलाउड नहीं है, तो हम रन ऑफ रिवर प्लांट के साथ या ज्यादा स्टोरेज वाटर की अवेलेबिलिटी वाले हाइड्रो प्लांट के साथ इन तीनों को, जिन्हें हमने ग्रीन हाईलाइट में दिखाया हुआ है, एम्पल वाटर स्टोरेज वाला हाइड्रो प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट या रन ऑफ रिवर जो हाइडल प्लांट है, इनको हम बेस लोड के जैसे इस्तेमाल करते हैं। जो गैस टरबाइन या डीजल के पावर प्लांट्स हैं उन्हें हम पीक लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न है कि इंटरकनेक्टेड पावर स्टेशंस का क्या एडवांटेज है। तो हमने देखा कि सभी पावर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी नहीं है और हमारा लोड फ्लक्चुएटिंग वेराइंग नेचर का है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता, डिमांड के अनुसार उसे जनरेट करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स को यूज करते हैं तो ऐसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम में हमें लोड और फ्रीक्वेंसी का जो कंट्रोल है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। हमारी इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। हम सारे लोड को एक ग्रिड में सारे जनरेशन के साथ इंटरकनेक्ट करके जो स्पेयर जनरेटिंग कैपेसिटीज हैं वो घटा सकते हैं। हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। एक या दो जनरेटर अगर मेंटेनेंस में गए हुए हैं तो बचे हुए जनरेटर को हम पीक लोड पे चला के लोड की डिमांड को पूरा कर सकते हैं और इससे हमारे ओवरऑल ऑपरेशन की इकोनॉमी भी आएगी। तो सारे ये चारों एडवांटेज हैं। मुझे एक पांचवा ऑप्शन देना था ऑल अबव, तो वो राइट ऑप्शन हो जाता। प्रश्न है हमारी जो पर मेगावाट हम जनरेट कर रहे हैं उसमें जो कैपिटल कॉस्ट लगती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो वो टाइप ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगी। न्यूक्लियर प्लांट में पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट ज्यादा होगी, हाइडल में भी ये रिलेटिवली ज्यादा होती है, थर्मल में ये कम होगी। तो कौन से तरह का प्लांट है उस पर डिपेंड करेगी। वो कितनी यूनिट्स हम लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगी, क्योंकि ज्यादा यूनिट्स होने पे, जैसे एक थर्मल प्लांट में अगर ज्यादा यूनिट है तो हमारा जो कोल यार्ड है, एश हैंडलिंग
हैंडलिंग सिस्टम्स हैं वो शेयर हो जाएंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा यूनिट के साथ कम हो जाएगी। टोटल प्लांट की कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो भी हमारी जो कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट है वो घटेगी। तो यहाँ ऑल अबव सही आंसर हो गया है। अगर हमारा तीसरा ऑप्शन ये होता कि केवल नंबर ऑफ यूनिट्स और उनकी कैपेसिटी पे ये डिपेंड करता है, बी और सी ऑप्शन होता, ए या कोई और ऑप्शन होता, तो हम ये कह देते कि ये इन दो पे ही डिपेंड कर रहा है, जैसा कि हिंदी में यहाँ दिया हुआ है पीली हाईलाइट वाला मेरा राइट ऑप्शन हो जाता। पूछा है कि हमारे ऑपरेशन में फ्यूल कॉस्ट क्या है, तो ये एनुअल फिक्स कॉस्ट में नहीं ऐड होती। एनुअल फिक्स कॉस्ट में हम टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट डिप्रीशिएशन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, फ्यूल रनिंग कॉस्ट में आती है, तो ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड होती है। यहाँ बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑफ कोर्स फ्यूल कॉस्ट टोटल यूनिट कॉस्ट में कैलकुलेशंस में वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होने के कारण ऐड होगी, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। हमारे पावर सिस्टम में लगभग 60% थर्मल पावर प्लांट का हिस्सा है और थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड एक टर्म है हीट रेट की यूनिट क्या है। एक थर्मल प्लांट में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट आवर पैदा करने के लिए हमें कोयले में कितनी थर्मल एनर्जी चाहिएगी किलो कैलोरीज में या ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स बीटीयू में, वो जो रेशियो है वो हीट रेट कहलाती है। तो हीट रेट हो गई किलो कैलोरी पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर। अगला प्रश्न है इंक्रीमेंटल रेट क्या है। तो अगर हम प्लांट पे लोड बढ़ाते हैं तो उसकी जो लागत में वृद्धि होती है वो इंक्रीमेंटल रेट कहलाती है और इसकी यूनिट रुपी पर मेगावाट हो गई है, ऑप्शन बी। एक हमारा मोस्ट ऑप्टिमम इकोनॉमिक थर्मल पावर प्लांट का ऑपरेशन डिसाइड करने का रूल है कि वो प्लांट जिनकी इंक्रीमेंटल रेट कम है उनका लोड हमें बढ़ाना चाहिए और जिनकी इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ज्यादा है उनका लोड घटाना चाहिए, और जब सबका इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट समान होगा तो वो मोस्ट ऑप्टिमम लोड शेयरिंग कंडीशंस होंगी। तो ये जो इंक्रीमेंटल रेट थ्योरी है वो किस चीज को डिसाइड करती है, तो हम उस सिद्धांत से जो बहुत सारी इंटरकनेक्टेड यूनिट्स हैं उनमें किस तरह से उनको ऑपरेट करेंगे, किसको पहले चलाएंगे और कितने लोड के बाद दूसरी या तीसरी का नंबर आएगा उसको शेड्यूल कर सकते हैं। बहुत सारी जो ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें कितना कितना लोड हम शेयर करेंगे और लोड अगर फ्लक्चुएट होता है तो किसको कितना हिस्सा उसका बांटना है वो हम कर सकते हैं। किसी प्लांट को किस कैपेसिटी तक हम चला सकते हैं वो भी इसी से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ जो चौथा ऑप्शन है ऑल अबव वो सेलेक्ट हो गया है। एक न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें इंक्रीमेंटल रेट थ्योरी क्या है वो समझने में मदद आएगी। एक थर्मल पावर प्लांट में जनरेशन की जो लोडिंग है पी, उसके बदलने पर जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो इस अनुसार बदलता है। उसमें एक फिक्स कंपोनेंट है, ये एक जनरेटर लोडिंग की प्रोपोर्शनल और एक उसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल फैक्टर है। और जनरेटर की पावर कैपेसिटी अगर 50 मेगावाट है तो हमें वो इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट निकालनी है जब उसका लोड 80% हो। तो हमें ये जो कॉस्ट फंक्शन है उसका जो पावर वेरिएशन के साथ जो परिवर्तन की दर है उसे हम इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट रुपी में और पावर मेगावाट में, तो इसकी यूनिट रुपी पर मेगावाट हो गई है। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 249 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 38 पी का डिफरेंशिएशन पी के साथ 38 हो जाएगा और ये पी स्क्वायर 2p हो जाएगा। 0.025 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.05 हो गया है। और 0.05 जब हम 80% लोडिंग पे चलेंगे 50 मेगावाट के प्लांट को तो उसका लोड 40 है मेगावाट। यहाँ पी की जगह अगर हम 40 मेगावाट यूनिट में लिख देते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन 2 यूनिट हो जाएगा। 38 में 2 जोड़ने पे हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस वीडियो से हमारे पावर सिस्टम में बेस लोड और पीक लोड की क्या स्थितियां हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और जो हमारे कन्वेंशनल थर्मल, न्यूक्लियर और हाइडल प्लांट है उनके साथ नॉन कन्वेंशनल गैस टरबाइन, डीजल सिस्टम्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में वो भी समझ में आ गया है। आपकी विषय समझ और निखरेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।